प्रिय मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर JN जगन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी, नामपल्ली वुमेंस डिग्री कॉलेज, हैदराबाद। मित्रों, कल साहित्य के इतिहास के बारे में संक्षिप्त रूप से 4 कालों के बारे में परिचय दिया गया है। आज 4 कालों के बारे में से पहले काल आदिकाल है। आज हम कल तो जस्ट आदिकाल का परिचय दिया गया है। आज हम पूरा इसके बारे में संपूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। आदिकाल का परिस्थिति, प्रवृत्ति क्या है, उसका काल का समय क्या है, ये पूरा आज हम जानकारी लीजिए। अब देखिए आदिकाल परिचय एक बार। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से लेकर 1375 तक, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य के रचना काल को आदिकाल कहा गया है। शुक्ल जी ने रसों ग्रंथ तथा वीरगाथात्मक रचनाओं की अधिकता को दृष्टिगोचर कर काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर इसका नामकरण वीरगत काल किया है। समस्त आदिकाल में मुख्यतः 4 प्रकार की रचना दर्शित हमको होते हैं। पहले वीरगत काल, इसमें रसों ग्रंथ, विद्यापति की कीर्तिलता धार्मिक रचना है। दूसरा सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, विद्यापति का पदावली इसमें भी। श्रृंगार परक रचना तीसरा, संदेश रसक, ढोला मारू, रादूहा, बिसुलदेव रासो, विद्यापति की कीर्ति पताका। चौथा मनोरंजनात्मक साहित्य, कुसरों की पहेलियाँ। इस तरह आदिकाल में 4 प्रकार की रचना दर्शित होती है। भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में हिंदी के आरंभिक रूप का बोध होता है। अतः इस काल आदिकाल सबसे उपयुक्त नाम है। आदिकाल की परिस्थितियाँ। हिंदी साहित्य का जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारत पूरा मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हो गए थे। हिंदू राजा अपने अपने राज्यों की रक्षा करने लगे थे। अतः और युग युद्धों का युग था। साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है, साहित्य समाज का दर्पण भी है। उस काल के साहित्य निर्माता चरण लोग थे जो अपने आश्रयदाताओं का यशगान कर उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहन देते थे, और कभी कभी वे लेखनी या वाणी के चमत्कार और कौशल के साथ साथ तलवार का भी कौशल दिखलाकर युद्ध क्षेत्र में वीरगति की प्राप्त होते थे। इस काल साहित्य का इतिहास देखे जाए तो उनको तरह की परिस्थितियां दिखाई देती है, जो इस प्रकार है परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थितियां, उस समय राजनीतिक स्थिति क्या है। इस काल की राजनीतिक परिस्थिति वर्धन समाज में के पतन से आरंभ होती थी। हर्षवर्धन का राजकाल वर्धन साम्राज्य का स्वर्णयुग था। अपनी योग्यता तथा पराक्रम के बल पर उत्तर भारत का अधिकांश भाग उसके अधिकार में आ गया था। वह स्वयं साहित्य प्रेमी तथा विद्वानों एवं कवियों का आश्रयदाता था। वह अत्यंत उदार तथा सहिष्णुता। सन 635 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत अनेक लघु राज्यों में बांट गया। हर्षवर्धन मृत्यु के बाद अलग अलग राज्यों के अलग अलग राज्य बने, जैसे दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान, कनौज में घोरावर, गुजरात में सोलंकी, मालवा में परमार तथा बुंदेलखंड में चंदोलों का शासन था। इन राज्यों का शौर्य व्यक्तिगत मर्यादाओं का ही मापदंड बन रहा है और राष्ट्रीय संगठन का निर्माता नहीं बना। जातीय हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ को
भावना का महत्व होने के कारण देश रक्षा की दृष्टि से यह युग संघर्ष पूर्ण रहा। इसका लाभ विदेशी आक्रमणकारियों को प्राप्त हुआ। उनमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। वे एक दूसरे के शत्रु बनकर आपस में युद्ध करते थे। इसी समय पे बड़तेंद हरिचंद की ये पंक्तियाँ जैसे उचित माना गया है कि जगत में घर की फूट बोरी, फूट ही सो जयचंद बुलायो जवानन भारत धाम। उस समय वह वेदी युद्धभूमि में परिवर्तित हो जाती थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार देश की शांति रक्तधारा में बही जा रही थी। ये उस समय का राजनीतिक स्थिति इस प्रकार था। और धार्मिक स्थिति, इस शताब्दी में गौतम बुद्ध के निर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हुआ था। मंत्रों द्वारा सिद्ध प्राप्त करने वाले सिद्धों का प्रचार प्रसार आरंभ हुआ। 5 मकरों से युक्त मध्य, मांस, मैथुन, मुद्रा, मत्स्य उनका 5 पंथ वामाचार का अंग था। इसके पश्चात वामाचार का विरोध कर सात्विक आचरण को महत्व देने वालों नाथ पंथ का उदय हुआ। सिद्धों में 84 सिद्धों का महत्व रहा। इसमें सिद्ध सरापा का स्थान महत्वपूर्ण है। आदिकाल के धार्मिक अशांति के इस काल में एक बाहरी धर्म इस्लाम का प्रवेश भी कम महत्व नहीं रखा था। अशिक्षित जनता के सामने अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थी, किंतु राह दिखाने वाले लोग ईमानदार नहीं थे। विभिन्न धर्मों के मूल रूप लुप्त हो चले थे तथा यह कहना कठिन हो गया था कि किसी धर्म की निश्चित साधना पद्धति का स्वरूप क्या है। तात्पर्य यह है कि आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियाँ अत्यंत विषम तथा असंतुलित थी। जनमानस पर 11 असंतोष, शोभ तथा भ्रम छाया हुआ था। कवियों ने इसी मानसिक स्थिति के अनुरूप खंडन मंडन, अटयोग, वीरता एवं श्रृंगार का साहित्य लिखा। उस समय का इस प्रकार राजनीतिक स्थिति थी। सामाजिक परिस्थिति, अगले इस काल में सामाजिक परिस्थितियों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा रहा था। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निरक्षित होती जा रही थी। सामंत सरदारों के भव्य राजगृहों में आश्रित चरण कवि उनकी वीरता के गान से उनका उत्साहवर्धन करते थे तथा वह आदि अवसरों पर श्रृंगारपरक रचनाओं से उनका मनोरंजन करते थे। समाज में उचित तथा निम्न 2 वर्ग हो गए थे। समाज में बहुपत्नी प्रथा था। स्वयंवर प्रथा होने के कारण राजपुत्र राजा अपनी वीरता के दर्प में शौर्य प्रदर्शन के लिए राजकन्याओं का अपहरण करते थे। जिही की कन्या सुंदर देखी तिहीं पर जहीं धरे हथियार। समाज में प्रजा प्रथा तथा सती प्रथा थी। इस युग के काव्य में वीरांगनाओं के जोहार की गाथाएं अंकित है। इस युग में जीवन यापन के साधन दुर्लभ हो जा रहे थे तथा निर्धनता सदा घेरे रहती थी। भांति भांति के पूजा पाठ, तंत्र मंत्र तथा जप तप करके भी लोग दुर्भिक्ष, युद्ध तथा महामारियों के संकट नहीं टाल पाते थे। सामाजिक परिस्थिति की इस विषमता में जीने वालों की जनता भाव के स्तर पर निरंतर ऐसे विचारों की प्यासी रहती थी जो उससे सांत्वना देकर मानसिक शांति की ओर बढ़ा सके। हिंदी के कवियों की जनता के इस स्थिति के अनुसार
काव्य रचना की सामग्री जुटानी पड़ी। लोग अंधविश्वास की ओर उन्मुख होते जा रहे थे और सांस्कृतिक परिस्थिति उस काल का, आदिकाल का सांस्कृतिक परिस्थिति इस प्रकार है। हिंदी साहित्य का आदिकाल उस समय आरंभ हुआ जब भारतीय संस्कृति उत्कर्ष के चरम शिखर पर आरूढ़ हो चुकी थी और जब उसने भक्ति काल को अपना दायित्व सौंपा, उस समय भारत में मुस्लिम संस्कृति के स्वर्ण शिखर स्थापित होने लगे थे। हर्षवर्धन के राज्यकाल में विभिन्न कलाओं को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। भुवनेश्वर, खजुराहो, पूरी, बेलोर, कंची, तंजौर आदि स्थानों में भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। अबू का जैन मंदिर 11वीं शताब्दी के देन है। इसके अतिरिक्त संगीत, चित्रकला, स्थापित शिल्पकला में इस्लाम तथा हिंदू संस्कृति का समन्वय दर्शित होता है। अगले, साहित्यिक परिस्थिति। इस काल में साहित्य रचना की 3 धारा बह रही थी जो एक परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी। दूसरी धारा का साहित्य प्राकृत एवं अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। तीसरी धारा हिंदी भाषा में लिखने जाने वाले साहित्य की थी। आदिकालीन काव्य दरबारी सांस्कृतिक परिचय है। राजाश्रय में पल्लवित तथा पुष्पित इस काव्य में वीरत्व का स्वर अनुगुंजित है। चरण कवियों द्वारा रचित रसों काव्य इस काल का महत्वपूर्ण योगदान है। आश्रय तथा राजों की वीरता के अतिरिक्त इसमें युद्धों के भव्य एवं सजीव चित्र अंकित है। आदिकालीन काव्य वीर, श्रृंगार और भक्ति की त्रिवेणी संगम है। अमीर खुसरो की रचना कड़ीबोली का आरंभिक स्रोत। इस काल की रचनाओं की भाषा अपभ्रंश, डिंगली तथा पिंगली रही है। अधिकांश रचना प्रबंध चरितात्मक है जिसमें वीर रस प्राधान्यता है तथा श्रृंगार रस गौण है। इस प्रकार उस काल की, आदिकाल की परिस्थिति इस प्रकार है। और आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, इसके पहले हमने विशेषता देखा, स्थिति देखा, प्रवृत्ति की स्थिति देखा, यहाँ पर हम प्रवृत्तियाँ देखते हैं। उस आदिकाल का इतिहास कवियों की प्रधानता, बोले तो ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर चरित्र काव्य लिखने का चलन हो गया था। उदाहरण पृथ्वीराज रासो, कीर्तिलता आदि ऐतिहासिक पूर्व से है। लौकिक रस की रचना है। लौकिक रस से सजी संवारी रचना लिखने की प्रवृत्ति, उदाहरण के लिए संदेश रसकृत, विद्यापति पदावली, कीर्ति पताका उस लौकिक प्रकार है। उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य, बहुत ही धार्मिक रचनाओं में उच्च कोटि के साहित्य के दर्शन होता है। उदाहरण के लिए भव्य संकेता, परमात्मा प्रकाश आदि रचना भक्ति रस से ओतप्रोत है। सिद्ध तथा नाथ साहित्य में दोहों छंद प्रदान है। इसकी भाषा प्रतीकात्मक है तथा इसमें कविता, सौर्य, चंपाय, कुंडलियाँ आदि छंदों का भी प्रयोग किया गया है। आश्रयदाता राजों की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। इस युग में राजों की वाह, युद्ध विस्तार आदि का वर्णन किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय एकता का अभाव बहुत था। जो आश्रय लोगों के बारे में वर्णन करते रहते थे। युद्धों के सुंदर एवं सजीव वर्णन। वीरगत साहित्य में युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। कर्कश और ओजपूर्ण पदावली शास्त्रों का वर्णन किया गया है। वीर और श्रृंगार का सामान्य समन्वय। वीरतापूर्व युद्धों के शांति पाने तथा मान को विश्राम देने के लिए चरण कवियों ने श्रृंगार रस से ओतप्रोत रचना की। वीरों के विलास प्रदर्शन का वर्णन इस काव्य की विशेषता रही है। अंत में और रसो ग्रंथ की प्राधान्यता रही।
और एक विषय अधिकतर रचना संदिग्ध है। भाषा एवं शैली प्रवृत्तियाँ वीरगाथा दो रूपों में मिलती है, प्रबंध काव्य या चरित्रित काव्यों के रूप में तथा मुक्तक वीर गीतों के रूप में। जहाँ तक चरित काव्य का संबंध है, ये वीरगाथाएं पूर्ति जैन अपभ्रंश चरित काव्यों के परंपरा में है। पृथ्वीराज रसो एक महान वीरगाथात्मक काव्य है। इन रसों काव्य की भाषा डिंगल है, जो वीरत्व के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। ऐतिहासिकता की उपेक्षा, कल्पना का प्राचुर्य। जहाँ केवल प्रशंसा करना ही कविता का उद्देश्य रह जाता है, वहाँ ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना का आश्रय लिया जाता है। अतः रसों काव्यों में आश्रित चरणों कवियों ने आश्रय तक राजों की वीरता के गान में कल्पना का आश्रय लिया है। अतः इन प्रवृत्तियों के अलावा इस काल में आध्यात्मिक, श्रृंगारिक वीरता की प्रवृत्तियों का विकसित रूप पर्वतीय साहित्य में मिलता है। इस प्रकार आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, इस प्रकार आदिकाल का प्रवृत्तियाँ, आदिकाल का परिस्थितियाँ हमने अभी तक चर्चा किया है। अगले क्लास में दूसरे काल के बारे में चर्चा करेंगे।